अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नेम है वर्क एंड एनर्जी और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ एनईटी फिजिक्स आज हम इसमें करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन देखें बेटा। नंबर 1 क्वेश्चन बेटा बुक की इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर ये है कि अक्सर आपको पता है एनईटी में ना बुक की लाइंस भी आती हैं। वो क्वेश्चन आपको सिंपल देते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं देते। कोई न्यूमेरिकल बहुत कम होते हैं, इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं होते। ज़्यादातर थ्योरी की चीज़ें होती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल भी आपको माइंड में रख के जाने हैं, क्योंकि अच्छा स्कोर करने के लिए आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आने चाहिए। थ्योरी जो है उसको मैंने यहाँ पे वो भी सारी चीज़ें जो भी आ सकती हैं या आई हुई हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड की हैं। नंबर 1 देखें बेटा, एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग 1 टन ऑफ कोल। बेटा ये बुक का डू यू नो है, तो याद रखें 1 टन कोल के बर्न करने से इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, 30 × 10⁻⁹। नेक्स्ट देखें बेटा आगे। नेक्स्ट आपके पास है पावर ऑफ अ कलर टेलीविजन। ये भी बुक की एक लाइन है, ये भी याद रख लें कि ये आपके पास होती है 120 वॉट्स। इसके बाद नंबर 3 भी बुक की लाइन है कि जो अर्थ होती है, अर्थ के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बहुत हॉट रॉक्स होती हैं, लावा वगैरह, ये इस तरह करके मैग्मा वगैरह होता है। तो वो हॉट रॉक्स जो हैं वो कितनी डेप्थ पर ऑलमोस्ट वहाँ पे होती हैं। तो याद रखें वो जो हॉट रॉक्स होती हैं ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होती हैं। बेटा ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10 किलोमीटर। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखें, अ कार ऑफ मैस m हैज़ एन इंजन वेयर पावर p डिलीवर्स। देखें अगर आपको देखें इस क्वेश्चन में दो कीवर्ड कौन से हैं, एक पावर का वर्ड आ रहा है और आपने क्या बताना है, टाइम। बेटा पावर और टाइम का फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। और अब हमें चूंकि स्पीड भी गिवन है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम। तो पावर इज इक्वल टू, और काइनेटिक का चेंज क्या होता है बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम। और आपको पता है कि शुरू में बॉडी रेस्ट पे है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, तो और आपके पास सिर्फ बच जाएगी बाकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम आ जाए। अब आप टाइम को निकालना चाहते हैं, टाइम को वहां लेके जाएं, पावर नीचे ले आए, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, काइनेटिक फाइनल ओवर पावर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल बेटा कितनी है, हाफ एम वी स्केयर। नीचे आ जाएगा पी, टू ऊपर से नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा एम वी स्केयर ओवर 2p। एम वी स्केयर ओवर 2p, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन नंबर 4 का। नंबर 5 पे जाएं बेटा। नंबर 5 के अंदर है टाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी इज यूज टू जनरेट। बेटा याद रखें ये हमारी बुक की लाइन है कि अगर अब टाइडल एनर्जी है या सोलर भी है, इन केस विंड एनर्जी है, ये सारी की सारी एनर्जीज बेटा कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बेसिकली वो यूज़ इट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखें बेटा, ओरिजिनल सोर्स ऑफ बायोमास। बायोमास बेसिकली क्या चीज़ होती है बेटा, बायोमास मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनसे ये बिलोंग करता है। जैसे हमारे पास क्रॉप्स रेजिड्यू होता है या आपके पास एनिमल डंग होता है, मतलब जो चीज़ें होती हैं, मतलब प्लांट्स वगैरह हो गई, वुड हो गई, ये सब चीज़ें जो भी हैं, तो इनका याद रखें जो ओरिजिनल सोर्स है बायोमास का वो सन होता है। तो ये भी बुक की लाइन है, ये अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखिए नंबर 27, नंबर 7 बेटा आपके पास ये है, व्हेन अ बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। बेटा याद रखें जब कोई बॉडी जाके हिट करती है ग्राउंड से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मेनली 2 टाइप्स में, एक तो हीट में कन्वर्ट होती है और एक साउंड में कन्वर्ट होती है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, सी इज द ऑप्शन। नंबर 7, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। आप सबको पता है बेटा हॉर्स पावर किसका यूनिट है, बेटा याद रखें हॉर्स पावर इज अ यूनिट ऑफ पावर एंड 1 HP हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वॉट्स। बेटा आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। इसके बाद बेटा नंबर 9 पे अगर आप देखें, एज मुई, देखें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे जैसे आप, ये मान लो अर्थ है, जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाएंगे, कॉमन सेंस से बेटा जितना आप ऊपर जाएंगे आपकी हाइट बढ़ेगी। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एच। जितना हाइट बढ़ेगी उतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर यहाँ मान लो पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल है, वहाँ पे 8 जूल होगी, तो फाइनल किनेटिक एनर्जी ज़्यादा है हाइट के बढ़ने की वजह से, इनिशियल कम है। तो फाइनल में से कम, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो चेंज पॉजिटिव आएगा। तो जब भी कोई बॉडी सरफेस से ऊपर जाती है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है बेटा वो हमेशा कैसा आता है, वो पॉजिटिव आता है। इसके बाद 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, बेटा एक पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको लिखवाना है, वो लिख लें। जो 1 किलोवाट आवर है बेटा याद रखें किलोवाट आवर किस चीज़ का यूनिट होता है, तो इट इज़ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क
लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। ये एनर्जी या वर्क का सबसे बड़ा यूनिट होता है बेटा, कौन सा? किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को सॉल्व कैसे किया जाता है? किलो की जगह आप क्या पुट कर देंगे? 1000। बेटा वॉट किसके बराबर है? तो बेटा याद रखें, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क ओवर टाइम। और पावर के यूनिट क्या है? वॉट। वर्क के क्या है? जूल। टाइम के क्या है? सेकंड। तो वॉट इज इक्वल टू होता है जूल पर सेकंड। आप पुट कर दें, वॉट की जगह पुट कर दें जूल पर सेकंड। और 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। मैंने क्या किया बेटा? किलो की जगह उसकी वैल्यू पुट की, वॉट की जगह उसकी वैल्यू पुट की, आर की जगह उसकी वैल्यू पुट की। और अब मैंने क्या किया? सेकंड से सेकंड कर दिया कैंसिल, बाकी सिर्फ जूल बच गया। इसलिए मैंने कहा था कि किलो वाट आवर जूल मतलब एनर्जी या वर्क का यूनिट है, और ये वर्क या एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट है। और अगर इसको सॉल्व कर लें, ये 3600 इंटू 1000 करेंगे ना, तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जो कि बन जाएगा आपके पास 3.6 मेगा जूल्स। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये आ जाएगा ए ऑप्शन। अच्छा, नंबर देखें 11, एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस की ना दो प्रॉपर्टीज होती हैं, याद रखें। कंजर्वेटिव फोर्सेस की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ, वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इक्वल टू बेटा क्या होगा? इज इक्वल टू होगा 0। और नंबर 2 प्रॉपर्टी भी याद रखें जो एफएससी में एक्सप्लेन की गई है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो याद रखें कि अगर आपके पास कोई भी फोर्स है जो कंजर्वेटिव है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी ये होगी कि उसका जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। और नंबर 2 प्रॉपर्टी ये है कि उसका जो वर्क डन होता है वो क्लोज पाथ में, मतलब जहाँ से आप शुरू हुए हैं वापस अगर वहीं पे आ जाएं तो पाथ क्लोज हो जाएगा, तो उस फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ में होगा 0। तो उसकी 3 एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स। ये तीनों की तीनों जो टाइप्स हैं ये कंजर्वेटिव हैं, और ये तीनों फोर्सेस जो होती हैं इनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। और इन सब फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? 0। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बेटा आपके पास है द रिलेशनशिप बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी। बेटा एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे आप किसी भी बॉडी को अगर थ्रो करेंगे तो वो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर निकल जाएगा। और एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2gm/R। और जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है उसका फार्मूला आपके पास होता है इज इक्वल टू √Gm/R। और अगर आप देखें तो मैं इस एस्केप वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 अलग कर लूँ और ये Gm/R अलग कर लूँ, क्योंकि ये बेसिकली दोबारा फिर वही बन जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो ये वाली चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये पूरी चीज़ किसके बराबर है? क्रिटिकल वेलोसिटी के। यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? √2 इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी बेटा जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या होती है? √2 टाइम्स होती है। तो क्रिटिकल को उन्होंने ओ से लिखा हुआ है, तो आप उससे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें बेटा आगे, नंबर 13, विच वन इज नॉन कंजर्वेटिव। बेटा मैंने आपको 3 फोर्सेस बताई हैं जो कंजर्वेटिव हैं, उसके अलावा जो भी होंगी वो नॉन कंजर्वेटिव हैं। तो मैंने वो कौन सी 3 बताई थी जो कंजर्वेटिव हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक और ग्रेविटेशनल, ये तीनों कंजर्वेटिव हैं। जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी बेटा वो कौन सी होगी? नॉन कंजर्वेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नंबर 14, बेटा जब भी किसी भी एक क्वेश्चन में आपको 2 वर्ड नजर आए, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, जब भी किसी भी एक क्वेश्चन में आपको ये 2 वर्ड नजर आएंगे, आपके माइंड में फार्मूला ये वाला आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2m। ये भी याद रखना है आप। अगली बात, एक बॉडी हल्की है एक भारी है, अ लाइट एंड हैवी बॉडी, उन दोनों के क्या सेम है? मोमेंटम सेम है। मोमेंटम अगर सेम है तो मोमेंटम हो जाएंगे कांस्टेंट, 2 पहले ही कांस्टेंट है। मैंने मोमेंटम दोनों के कांस्टेंट क्यों कर दिए? तो उन्होंने बताया है कि दोनों बॉडीज के मोमेंटम सेम है और 2 पहले ही कांस्टेंट है। अगर ये 2 चीज़ें दोनों के लिए सेम है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? मास पे। और याद रखिए उन्होंने पूछा है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो याद रखें जब भी 2 बॉडीज में से दोनों का मोमेंटम सेम होगा, काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्स हो जाएगी। और लाइट बॉडी का मास कम है, लाइट बॉडी की क्या ज़्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी।
जैसे आप बुलेट को देखें, एक पिस्टल है और आपके पास यहाँ पे आप इससे बुलेट फायर करते हैं, तो जितना मोमेंटम बुलेट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है उतने ही मोमेंटम से गन बैकवर्ड रिकॉइल करती है। अब ज़रा देखें, मोमेंटम जितना बुलेट का उतना गन का, तो मोमेंटम दोनों का क्या हो गया, सेम। और अगर मोमेंटम दोनों का सेम है तो काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्स होगी। बुलेट और गन में से बुलेट का मास कम है, तो जिसका मास कम होगा उसकी केई ज़्यादा होगी। इस केस में बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और गन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट देखें नंबर 15। नंबर 15 के अंदर ये है कि टाइडल एनर्जी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। तो याद रखें, जो टाइड्स होती हैं ओशन या रिवर्स में, जो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, पानी एकदम ऊपर को उठ जाता है, वो आपके पास ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून होती है। नेक्स्ट देखें आगे नंबर 27। बेटा वो सेमी कंडक्टर डिवाइस जो कि सनलाइट को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो आजकल हम घरों में भी यूज़ करते हैं, उसे सोलर सेल भी कहते हैं। सोलर सेल का एक और नाम होता है फोटोवोल्टिक सेल। चलिए बोथ आ जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट, अच्छा थर्मोकपल बेटा कौन सी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? तो याद रखें, सोलर सेल कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी या सनलाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। जो थर्मोकपल होता है वो कन्वर्ट करता है आपके पास हीट इनटू इलेक्ट्रिकल। ये हीट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखें बेटा आपके पास 27। सोलर सेल बेटा कौन से मटेरियल से बनाया जाता है? तो याद रखें, ये बुक की लाइन है और आपने याद रखना है ये किसी ना किसी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से बनाया जाता है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो सिलिकॉन है। नेक्स्ट देखें स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। अगर आप यहाँ पे बेटा याद रखें, अगर आप वाई एक्सिस पे वर्क लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम लिखते हैं और इसका स्लोप लेते हैं, तो बेटा स्लोप क्या होता है? स्लोप के अंदर हम वाई एक्सिस की वैल्यू को एक्स एक्सिस पे डिवाइड करते हैं। वाई पे वर्क है, एक्स पे टाइम है, तो वर्क ओवर टाइम बेटा क्या होता है? पावर। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालेंगे, वो स्लोप आपको उस बॉडी की क्या रिप्रेजेंट कर देगा? पावर रिप्रेजेंट। नंबर 19। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड देन एस्केप वेलोसिटी विल बी। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक फुटबॉल है और दूसरा ट्रैक्टर है, मैं चाहता हूं कि इन दोनों को अर्थ की फील्ड से बाहर निकाल दूं, तो मुझे बताएं इन दोनों में से किसको ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा ताकि वो अर्थ की फील्ड से निकल जाए और वापस कभी ना आए? नॉर्मली बच्चे जो कहते हैं वो कहते हैं ट्रैक्टर को, लेकिन याद रखें, एक लाइन लिख लें, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? √2gm/r। इस फार्मूले में ये जो m है ये वाला, ये मास ऑफ प्लैनेट है। मास ऑफ प्लैनेट, जैसे अगर हम अर्थ पे हैं तो ये फुटबॉल और ट्रैक्टर अगर दोनों अर्थ पे हैं, मैस दोनों का सेम ही होगा यहाँ पे प्लैनेट, क्योंकि हमने यहाँ पे मैस फुटबॉल का या ट्रैक्टर का नहीं रखना। जिस चीज़ को आपने एस्केप करवाना है उसका मैस नहीं आता, यहाँ पे जो मैस आता है वो प्लैनेट का आता है। प्लैनेट चूंकि दोनों के लिए सेम है, इसलिए एस्केप वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। तो याद रखें, दुनिया की सबसे हल्की चीज़ और सबसे वजनी चीज़ दोनों की एस्केप वेलोसिटी बराबर होती है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी उन चीज़ों के मैथ पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि मैस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है। याद रखें, इट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट देखिए नंबर 20 आ गया आपके पास, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस टू पावर ओवर टाइम। डायमेंशंस को निकालने के लिए मोस्टली आप ये क्या करें कि आप यूनिट्स ले लिया करें। देखिए ज़रा, पावर इज इक्वल टू क्या है बेटा? वर्क ओवर टाइम। ठीक है, मतलब ये आप लिख लें इसको एनर्जी ओवर टाइम। पावर होती है बेटा एनर्जी ओवर टाइम, और पावर का यूनिट क्या होता है बेटा? जूल पर सेकेंड। अब ज़रा देखें, पावर को अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पे डिवाइड करूंगा, पावर का यूनिट क्या है बेटा? जूल पर सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। जूल से जूल बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपके पास क्या बाकी जाएगा? बाकी पर सेकेंड। पर सेकेंड को आप क्या लिख सकते हैं? 1/सेकेंड। और सेकेंड एक टाइम है और टाइम के डायमेंशंस कैपिटल टी होते हैं। पावर ओवर काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस क्या आ गया? 1/कैपिटल टी, 1:कैपिटल टी। नेक्स्ट देखें आपके पास 21। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। याद रखें, मैं आपके सामने 4 ग्राफ ऐसे बना रहा हूं जिनका एरिया जो है वो वर्क डन के रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 1 ग्राफ बेटा लिख लें, सबसे पहले बेटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। नंबर 2 लिखें बेटा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ।
नंबर थर्ड लिखें प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ, और उसके बाद लिखें आप पावर इनटू टाइम ग्राफ। देखें किसी भी ग्राफ का जब एरिया निकालना होता है ना, तो एरिया के लिए हम वाई एक्सिस की क्वांटिटी को एक्स एक्सिस से करते हैं मल्टीप्लाई। अगर मैं वाई एक्सिस की क्वांटिटी फोर्स और एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों को करूंगा मल्टीप्लाई, आपको पता वर्क आएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से करते हैं मल्टीप्लाई, वर्क आता है। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था, जब हम प्रेशर को वॉल्यूम की चेंज से करते हैं मल्टीप्लाई, वर्क आता है। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि पावर को अगर मैं टाइम से करूंगा मल्टीप्लाई, तब भी आपके पास क्या आएगा, वर्क आएगा, क्योंकि वर्क इनटू टाइम, वर्क ओवर टाइम जो होता है बेटा वो इक्वल टू होती है पावर। वर्क ओवर टाइम इज इक्वल टू बेटा पावर है। जब मैं टाइम को जाके पावर से करूंगा मल्टीप्लाई, तो पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होगी। याद रखें पावर टाइम ग्राफ का एरिया, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ का एरिया एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया, इन सब का एरिया वर्क होता है। खैर हमारे केस में उन्होंने पूछा था एफडी ग्राफ, तो उसका एरिया वर्क डन ही होगा। नेक्स्ट देखें बेटा आगे नंबर 22। बेटा जब भी आपके पास आई जे और के में चीज़ें गिवन होती हैं, तो याद रखें जो वर्क होता है ना बेटा, वर्क आप सब बच्चों को पता है कि वर्क होती है एक डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो याद रखें जब भी कोई चीज़ डॉट या स्केलर प्रोडक्ट होती है, और वो दोनों चीज़ें जिनको आपने डॉट या स्केलर मल्टीप्लाई करना है, अगर वो आई जे और के की फॉर्म में गिवन हो, तो आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस, जे का मतलब होता है वाई एक्सिस एंड के का मतलब होता है जी एक्सिस। आपने करना ये है कि आई वालों को आई से करना है मल्टीप्लाई। जैसे ये आपके पास 3i है, मैं सारा लिख देता हूँ 2j प्लस 4k, और ये आपके पास यहाँ पे डॉट आ गया, यहाँ पे आ गया तो ये बन गया 2i माइनस 2j प्लस 5k। और देखें आई वालों को आई से करें, जे वालों को जे से और के वालों को के से, तो 3 × 2 कितना आ जाएगा 6। और इसके बाद बल्कि इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कर लूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का थोड़ा सा मैथ और वीक होता है। 3 × 2, तो 3 × 2 ये आपके पास आई वालों को आई से किया मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद जे वालों को जे से, तो इसका जे +2 था, उसका जे -2 है, तो आपने साइन भी साथ लिखने हैं। फिर उसके बाद के वालों को के से करना मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा 4 × 5, 3 × 2 6, -2 × -2, -2 × +2 -4, 4 × 5 20, तो ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा -6 -4 + 20, 26 - 4 22 जूल इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 23 देखें, अ मूविंग बॉडी में नॉट हैव। बेटा जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसके पास स्पीड लाजमी होती है, स्पीड होती है। अगर स्पीड है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर उसके पास स्पीड है तो उसके पास वेलोसिटी भी होगी, और अगर उसके पास वेलोसिटी है तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो जब उसके पास वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी होगा। मूविंग बॉडी के पास ये सब कुछ हमेशा होता है, लेकिन क्या चीज़ नहीं हो सकती, या पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर वो एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे जा रही है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक मतलब ग्राउंड पे जा रही है, तो उसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अगर हिल पे जा रही होती तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही होती। इसलिए मूविंग बॉडी की बाकी सब चीज़ें तो कंपलसरी होती ही होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या पता ना हो। क्यों? क्योंकि अगर वो हॉरिजॉन्टल रोड पे जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, अगर वो ग्राउंड पे है तो। नेक्स्ट देखें बेटा आगे नंबर 24, काइनेटिक एनर्जी और मास के बारे में बात कर रहे हैं बेटा वो। बेटा देखें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का वर्ड जब भी ये क्वेश्चन में आ जाए, तो फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, K इज इक्वल टू P²/2m। P की वैल्यू बेटा कितनी है 2, 2 का स्क्वायर ले लें, नीचे मास की वैल्यू भी कितनी है 2, ये 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 जूल। नेक्स्ट देखें बेटा आपके पास, आपको पता है यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको गिवन क्या क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फोर्स गिवन है, वर्क निकालना है, वर्क गिवन है, एंगल निकालना है। चलें ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, वर्क ओवर एफ डी। वर्क की वैल्यू बेटा कितनी है 25, फोर्स की वैल्यू बेटा कितनी है 5, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10 है। 25/5 इंटू 10 करें ये 50 आएगा। 25/50 1/2 है। बेटा याद रखें कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 प्लस में तभी आती है जब थीटा की वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपको कॉस और साइन और टैन की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, मेन वैल्यूज़ हैं, मतलब 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखें आगे बेटा 26 है। 26 में बेटा जब भी आपके पास किसी स्प्रिंग, लेकिन जब भी आपके पास किसी भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी,
तो वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है आप देख सकते हैं एक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जिसमें एक्स क्या चीज़ है, एक्सटेंशन या जितना भी चेंज इन लेंथ आएगा। तो अब ज़रा खुद सोचें कि हम पहले वाली एक्सटेंशन कितनी है, पहले वाली एक्सटेंशन है 1 सेंटीमीटर, दूसरी एक्सटेंशन कितनी है 2 सेंटीमीटर, और पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी को हम पी डॉट ई वन लिख लेते हैं और दूसरी वाली को लिख लेते हैं पी डॉट ई टू। हमने पी डॉट ई टू निकालनी है। अब ज़रा देखें कि अच्छा पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी ई के बराबर है, तो पहले वाली ई के बराबर है, तो हमने पी डॉट ई टू निकालनी है। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या एक्सटेंशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी 2 ओवर पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर ओवर x1 स्क्वायर। क्योंकि देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 2 2 और 1 1 आमने सामने आए। x2 की वैल्यू कितनी है, 2 2 का स्क्वायर 4, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा, और x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 है। बेटा अब क्या करें, ये p डॉट ई वन जाके उधर कर दें मल्टीप्लाई, तो p डॉट ई टू इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू पी डॉट ई, और p डॉट ई वन किसके इक्वल था, e के। याद रखें जो नई एनर्जी होगी वो कितनी बन जाएगी बेटा, 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखें बेटा आगे नंबर 27, टू मैसेज हैं। देखें जब भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर दो वर्ड आ जाएं, मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का, तो फार्मूला मैंने क्या बताया आपको, k इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2m, और यहाँ से मोमेंटम निकालें तो क्योंकि हमने इस दफ़ा मोमेंटम निकालना है तो 2m जाके उधर कर दे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 2 मैस इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब हमने चूंकि लेना है मोमेंटम की रेशो, वो साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, 2 से अंडर रूट कैंसिल, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू मैस इंटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब दोनों बॉडीज़ की क्या सेम है, दोनों बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी सेम है, और जो चीज़ें सेम होती हैं वो रेशो में इग्नोर कर दी जाती हैं क्योंकि वो कैंसिल हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी सेम थी, 2 पहले ही कांस्टेंट था, तो मोमेंटम और मास का बाकी रह गया रिलेशन। मोमेंटम की रेशो क्या बनेगी, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी टू सेकंड बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी टू मास ऑफ सेकंड बॉडी पूरे का स्क्वायर रूट, क्योंकि मास स्क्वायर रूट के अंदर है। पहली बॉडी का मास 1 है, दूसरी का 4 है। ग्राम को केजी में जरूरत नहीं है करने की क्योंकि रेशो में वो ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। 1/4 आ गया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो 1/2 आपके पास बेटा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखें बेटा, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो किसके लिए होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज क्लोज पाथ में वर्क डन कितना होता है बेटा, 0। बेटा ये आपके पास आ जाएगा कंजर्वेटिव फोर्सेज, बाकी तीनों चीज़ें नॉन कंजर्वेटिव हैं। एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सारी नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। नेक्स्ट देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं इसके लिए आपको ज़रूर कहूँगा पहले इसको पॉज करके खुद करें, देखते हैं आप किस तरह करते हैं। अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो वेरी गुड। तो बेटा ये देखें, इसके अंदर आपके पास, आपको पता है उन्होंने पूछा है काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mgh। याद रखें काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड के, और पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, हाइट के। जब स्पीड बढ़ेगी तो के ही बढ़ेगी, जब स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक बढ़ेगी, जब हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगी। अच्छा अब एक गाड़ी है जो पहाड़ पे जा रही है, एक हिल पे जा रही है, किसी भी छोटी मोटी इस तरह हाइट पे जा रही है, अगर वो गाड़ी हिल पे जा रही है तो कॉमन सेंस से उसकी हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ने से पोटेंशियल तो बढ़ेगी। इस बात में तो क्लियर हो गया कि पोटेंशियल तो बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, लेकिन बाकी तीनों में पोटेंशियल बढ़ रही है। अब अगली बात आ जाए काइनेटिक पे। काइनेटिक में तो ये वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी जा तो अपवर्ड रही है, लेकिन अपवर्ड जाते हुए भी वो एक्सेलरेट कर रही है। और याद रखें एक्सेलरेशन का एक सिंपल सा मतलब है, आपने ओ लेवल 9 10 सब में पढ़ लिया, ए लेवल में तो बड़ी बात है कि ये तो बच्चों वाली बात हो जाती है, लेकिन बच्चे इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। बेटा जब भी एक्सेलरेट का वर्ड आए, एक्सेलरेट का मतलब ये है कि उस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़, ये सबसे की वर्ड इंपॉर्टेंट था। एक्सेलरेट का मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है, और जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इसके अंदर ड्यू टू एक्सेलरेशन काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, और ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो कमेंट्स में बताएं कितने बच्चों का ये सही था फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे करने से पहले। लास्ट क्वेश्चन बेटा देखें, परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आ गया। देखें अगर एक बॉडी है उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी है, पहले मान लो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है के डॉट ई, और आपने क्या किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा दी,
मतलब उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है कितनी होगी, आप उसमें क्या करेंगे, जो भी उसकी इनिशियल होगी जो कि के डॉट ई है, उसमें आपने कितनी और ऐड कर दी है, 300%। मतलब ये कि उसकी इनिशियल तो मान लो के डॉट ई थी और उसमें कितना और इजाफा कर दिया 300% का। अब मुझे बताएं जो उसकी इनिशियल थी वो कितनी थी, के डॉट ई प्लस, और परसेंटेज को ना हमेशा ख़त्म करके फार्मूले पुट करते हैं, तो 300% को परसेंटेज से हटाने पर क्या होगा, परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं, तो बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई थी, फिर 300% बढ़ी, फिर परसेंटेज हटाने के बाद बाकी बच गया ठीक है ही। अब मुझे बताएं ऐसा करने के बाद उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बेटा, के ई प्लस 3 के ई 4 के ई। याद रखें फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपने इस तरह निकाल ली कि अब उस बॉडी की 4 टाइम्स हो चुकी है। अब आपको पता है मोमेंटम और के ई का वर्ड एक ही फार्मूले में आया है, फार्मूला कौन सा यूज़ होंगे, ई स्क्र ओवर 2m यूज़ होगा, और यहाँ से हमने निकालना है मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, 2m जाके कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी, और बोथ साइड पे ले लें स्क्वायर रूट, ये से होगा कैंसिल, मोमेंटम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2m काइनेटिक एनर्जी। बात तो यहाँ तक आ गई। अब थोड़ा सा इस पर और थोड़ा सा इसमें ज़रा देखें, अगर मैं यहाँ पे ये मोमेंटम आ गया, अच्छा आप देखें बॉडी सेम वही है, जो बॉडी पहले थी अभी भी वही है, तो मैस तो उसका सेम रहेगा, 2 वैसे कांस्टेंट है, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या हो गया, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप क्या करें कि मोमेंटम बताना है कितने टाइम्स बढ़ गया है, तो देखिए पहले देखें, अगर मान लो इनिशियल मोमेंटम मान लो था p, मुझे फाइनल मोमेंटम अब पहले निकालना है, जब तक मुझे फाइनल मोमेंटम नहीं पता लगेगा तो मैं इंक्रीज का परसेंटेज नहीं निकाल सकता। फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा, तो मैं क्या करूंगा, रेशो ले लूंगा। कैसे लूंगा रेशो, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फाइनल मोमेंटम ओवर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ओवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि देखिए मोमेंटम और के ही डायरेक्टली फाइनल कितनी है काइनेटिक एनर्जी बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 4 है, 4 के ही। इनिशियल कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, वो थी के ही। बेटा क्या करेंगे, ये के ही से हो जाएगा कैंसिल, अंडर रूट 4 बाकी बचा जो किसके बराबर आ गया, 2 के। पी एफ ओवर पी आई इज इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 पी आई उधर जाकर कर दे मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये पी आई जाकर उधर होगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। मतलब ये, और इनिशियल कितना था पी, इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर मोमेंटम पी था तो अब जो मोमेंटम आपका है वो है 2p, मोमेंटम पहले से हो गया डबल। तो वैसे भी आप जुबानी भी कर सकते थे अगर आपका मैथ अच्छा है तो, कि अगर देखें अगर काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गई है, 4 टाइम्स, आप यहाँ पे आपको पता है कि मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई है तो 4 का अंडर रूट लेंगे वो 2 टाइम्स आएगा, मोमेंटम बन जाएगा 2 टाइम्स। न्यू मोमेंटम 2 टाइम्स है, पहले वाला मोमेंटम आपका क्या था, सिर्फ p था। अब लास्ट स्टेप बेटा ये है कि वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन मोमेंटम, तो हमने मोमेंटम का क्या फाइंड करना है, इंक्रीज। बेटा याद रखें मोमेंटम का लिख लें इंक्रीज का फार्मूला, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, आपका होगा बेटा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर इनिशियल मोमेंटम इनटू 100%। बेटा याद रखें फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ओवर इनिशियल वैल्यू। बेटा देखें अब इसके बाद यहाँ पे इसको लेकर आते हैं नीचे, बेटा ये बन जाएगा फाइनल मोमेंटम कितना है 2p, इनिशियल कितना है p, ये भी इनिशियल p है इनटू 100%। फिर उसके बाद आगे चलें 2p में से p माइनस करें तो p आएगा, ये भी p है, ये बन जाएगा 100%, p से p कैंसिल 1 आएगा, 1 इंटू 100 कितना आएगा 100% ही आ जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा 100% इस मोमेंटम के अंदर। समझ में नहीं आया तो आप दोबारा भी इस पूरे को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो बेटा ये मेरे पास ये हमने किया चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो कि है सर्कुलर मोशन की। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।